हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज क्लियर कांसेप्ट साइंस ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गेनेज के डिस्क्रिप्शन और फंक्शंस का लास्ट पार्ट है। आज हम लोग नेक्स्ट सेल कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेज के बारे में पढ़ेंगे, जो है आपका लाइसोसोम। तो सबसे पहले देखिए, लाइसोसोम्स का मैंने यहाँ दो फिगर आप लोग को दिखाया है। एक 2D डायमेंशनल फिगर, एक 3D डायमेंशनल फिगर है। यानी जो लाइसोसोम होती है आपकी, ये लाइसोसोम आपकी 2D डायमेंशनल में ये तो गोल दिखाई पड़ती है, सर्कुलर इन स्ट्रक्चर है। देखिए ये राउंड होती है और काफी छोटी आकार की होती है। ये बहुत छोटी स्मॉल सेल ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और 3D में अगर आप लोग इसको देखिएगा तो आप लोग को इस तरह का बॉल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये 3D आपका डायमेंशनल स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का। ये आकार में काफी छोटी होती है स्टूडेंट्स। और इसके अंदर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेन्यूल्स जैसे कुछ दाने जैसी रचनाएं दिखाई है। जो लाइसोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है बोलने से आप लोग बोलिएगा, ये है आपका एंजाइम्स। दैट मींस बहुत सारे एंजाइम्स आपके लाइसोसोम के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स को हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी बोलते हैं। ये एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक मेम्ब्रेन के द्वारा इनको घेर के रखा है, यानी ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज है। तो आते हैं अब आप लोग को यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखिए, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल राउंड ऑर्गेनिज है, ठीक है। मैंने जो ऑलरेडी बोल चुका हूं, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज है, जो आकार में काफी छोटी होती है, राउंड स्ट्रक्चर की होती है, जिसमें आपके डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर इसके हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे, देखिए ये एंजाइम्स के प्रेजेंस के कारण लाइसोसोम्स कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके सेल्स के अंदर में करती है। पहले मैं पढ़ के सुना रहा हूं आप लोग को। हेल्प्स टू ब्रेक डाउन ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर, एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है। ये जो मैंने प्रोटीन लिखा है, कार्बोहाइड्रेट लिखा है, लिपिड लिखा है, ये सभी आपके पॉलीमर है। पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है? एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है, ए लार्ज मॉलिक्यूल। यानी आप जो भी फूड्स कंपोनेंट खाते हैं वो आपके पॉलीमर होते हैं। लेकिन उनको एंजाइम्स के द्वारा उनको फाइनली जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम लोग मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और वो मोनोमर में कन्वर्ट करने वाला, यानी एक पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करने वाला या फिर एक बहुलक को एकलक में कन्वर्ट करने वाला आपका एंजाइम्स होते हैं। जो एंजाइम्स आपके पूरे भरे होते हैं आपके लाइसोसोम्स के अंदर में, ठीक है। जो थोड़ा देर पहले मैंने बोला, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, इनको तोड़ने का काम करते हैं लाइसोसोम के अंदर में। और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ये कर रहे हैं, देखिए, इट ब्रेक डाउन एक्सेस और वन आउट सेल। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, आपकी जो सेल्स होती है एक पर्टिकुलर टाइम तक आपकी सेल डिवीजन करती है, लेकिन एक टाइम स्पेन होने के बाद में, एक पर्टिकुलर एज पहुंचने के बाद में आपकी जो सेल्स होती है बॉडी में, वो सेल्स और फर्दर डिवीजन नहीं कर पाते, उनका और विभाजन नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं? सेल सारे थक जाते हैं। जैसे होते हैं ना, हम लोग भी दिन भर काम करते हैं तो रात को थक जाते हैं। तो उसी तरह आपकी होल लाइफ आपके सेल्स काम करते हुए आए, लेकिन उसमें से बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद में वो और काम नहीं कर सकते, वो काफी थक जाते हैं। तो इनकी नंबर धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ते जाती है, ठीक है। तो ऐसे जो वन आउट सेल्स है, ऐसे जो थके हुए सेल्स है, आपके टायर्ड सेल्स है बॉडी में, उनकी मात्रा जब एक्सेस हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे सेल्स को भी ये तोड़ने का काम करेंगे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में आप लोगों को बता दो, देखिए लाइसोसोम्स क्या करती है। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले की बोला कि लाइसोसोम्स में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जितने भी आपके पॉलीमर होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड होते हैं आपके बॉडी में, ठीक है, उन सब्सटेंसेस को क्या करती है? उन सब्सटेंसेस के अंदर में आपके कार्बन कार्बन के बीच में कुछ बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं। देखिए, उन बॉन्ड को तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक उस बॉन्ड को नहीं तोड़ा जाएगा, आपके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हमारे बॉडी में सेल्स में चेंज नहीं होते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जिसके अंदर में बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ के धीरे धीरे उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने का काम आपका लाइसोसोम्स के एंजाइम्स करते हैं, और ये वाटर के प्रेजेंस में करते हैं। देखिए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है, यहाँ पे जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एक सेल्स बनाया, इस सेल्स के अंदर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, मैंने यहाँ पे एक लाइसोसोम बनाया, सपोज ये लाइसोसोम्स, ठीक है। तो मान लीजिए आपका सेल्स किसी कारणवश डैमेज हो गया, तो ऐसे सेल्स में क्या होते हैं? आपके लाइसोसोम्स, यहाँ पे मैंने एक लाइसोसोम्स दिखाया, लेकिन एक सेल्स के अंदर में बहुत सारे लाइसोसोम्स हो सकते हैं। तो जब एक सेल्स डैमेज हो जाती है, ठीक है, या फिर वो वन आउट हो गई है, या फिर उसकी नंबर बहुत ज्यादा हो गई है, तो आपके सेल्स में ये जो लाइसोसोम है, इसमें से कोई, जितने भी लाइसोसोम है उसमें से कोई एक लाइसोसोम आपका बर्स्ट कर लेगा, ये बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, इसमें विस्फोट हो जाएगा। और विस्फोट होने के बाद में इसमें से कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे। जैसे कि मैंने बोला, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम्स रिलीज होंगे, ये एंजाइम्स क्या करेंगे? आपके टोटल सेल्स को ही
ये इंगल्फ कर लेंगे या पूरा आपके सेल्स को डैमेज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में सेल्स जो है आपका पूरी तरह से मर जाएगी, यानी जिस सेल में लाइसोसोम बैठी हुई है, ठीक है, उसी सेल्स को डैमेज कर देगी या पूरी तरह से इसको मार देगी। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम्स को कभी कभी सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग बोलने से हमें एक ही सेल ऑर्गेनेज के बारे में समझना है, लाइसोसोम। और क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग सुसाइडल बैग, तो मैंने बोला कि इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, बहुत समय आपके, जैसे मैंने बोला, डिफरेंट डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स को या फिर बायोलॉजिकल पॉलीमर को ये तोड़ने का काम करती है, ये सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम करती है। लेकिन ये काम करने के दौरान में कभी कभी वो पूरे सेल्स को डैमेज कर सकती है। और डैमेज सेल्स जब होते हैं तो डैमेज सेल्स के दौरान में आपका लाइसोसोम बस्ट करके क्या हो जाती है, उससे फिर एंजाइम्स रिलीज होंगे तो जो पूरे सेल्स को आपको मार सकती है। इसलिए लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अभी आपका नेक्स्ट कंपोनेंट स्टूडेंट्स गोल्गी apparatus है। तो आइए गोल्गी apparatus के डिस्क्रिप्शन देखिए। लेकिन उसके पहले आप लोग यहाँ मैं आप लोग को स्ट्रक्चर दिखा दूं गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कैसा होता है। देखिए मैंने यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिखाया है और ऑलरेडी एक ऑर्गेनिज्म मैंने पहले से बना के रखा है। देखिए ये दोनों सेम टू सेम दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि इनका लगभग आकार एक ही होता है। स्टूडेंट इसीलिए कंफ्यूज भी होते हैं। स्टूडेंट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो पार्ट मैंने दिखाया है इस और इस वाले स्ट्रक्चर में आप लोग को एक डिफरेंस देखने को मिलेगी। देखिए मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया ये ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। स्टूडेंट इस तरह से देखिए, ठीक है। ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाई पड़े जिसको मैंने आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोला था, इसका स्पेशल नाम जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्टर्नी, ठीक है। ये सिस्टर्नी आपस में कनेक्टेड है देखिए। लेकिन अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे, जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है इस स्ट्रक्चर को देखिएगा तो इसमें आपके ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। देखिए अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका है गोल्गी apparatus का, ठीक है। आप लोग गोल्गी apparatus को गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, गोल्गी बॉडी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो गोल्गी apparatus है इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी। इन्होंने सबसे पहले गोल्गी apparatus की खोज की थी, ठीक है। तो जो आपका गोल्गी apparatus है ये आपके मेनली दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, दो स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग वेसिकल्स और सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया था और वापस अभी हम लोगों ने गोल्गी बॉडी में भी पाया। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिफरेंस बोल दिया। अगर आप सिस्टर्नी की कंपैरिजन करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्गी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके जो सिस्टर्नी थे वो इंटरकनेक्टेड थे, वो आपस में कनेक्ट थे। लेकिन आपकी जो सिस्टर्नी आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स की वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। वो किस तरह से अरेंज है मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए तो आपकी वेसिकल्स और सिस्टर्नी है, मेनली दो पार्ट है आपके गोल्गी apparatus के। अभी जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी अरेंज पैरेलली कॉल्ड सिस्टर्न्स। देखिए ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है आपको। यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो काफी लंबे हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को आप बोलेगा सिस्टर्नी। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 सिस्टर्नी दिखाए, इसकी नंबर ज्यादा होती है, ठीक है। और ये सिस्टर्नी के 2 फेज होते हैं स्टूडेंट, 2 फेज माने इनके 2 मुंह होते हैं। एक तरफ का इनका जो फेज होता है टुवर्ड्स किसके होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर आप न्यूक्लियस की तरफ बोल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड जो फेज होता है वो आपकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है। तो जो फेज गोल्गी कॉम्प्लेक्स का आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है या फिर आपकी न्यूक्लियस की तरफ है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस और टुवर्ड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस फेज को बोलते हैं हम लोग सिस फेज। सिस माने होता है सेम, सेम साइड। किसके सेम साइड में, जब आपका जिस जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो फेज या फिर जो साइड आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में फेस करके बैठा हुआ हो वो फेज कहलाएगा आपका सिस फेज। और जो फेज आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नहीं ठीक उसके पीछे है उसको हम लोग बोलेंगे हम लोग ट्रांस फेज। यानी ट्रांस का मीनिंग होता है ऑपोजिट, यानी जस्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऑपोजिट फेज को हम लोग बोलेंगे ट्रांस फेज। यानी हर एक सिस्टर्नी के सिस और ट्रांस फेज होते हैं। जैसे मैंने दिखाया है, देखिए ये फ्रंट वाली जो साइड है ये आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ है, यानी ये हो गए सिस फेज, ठीक है। इसके बैक, ये इसी सिस्टर्नी का बैक वाला जो अगर आप लोग फेज देखिएगा तो ये बैक वाला फेज आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीछे है, तो ये वाला फेज कहलाएगा आपका ट्रांस फेज। फिर आप अगर दूसरे सिस्टर्नी को देखते हैं तो दूसरे सिस्टर्नी का ये फेज जो है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है तो ये कहलाएगा सिस फेज, और बैक पोर्शन वाला जो फेज है ये कहलाएगा आपका ट्रांस फेज। तो थर्ड वाले के भी उसी तरह होता है, यानी हर एक सिस्टर्नी के सिस और ट्रांस फेज होते हैं। सिस फेज माने
टुवर्ड्स किसके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और ट्रांस माने किसके, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किसके तरफ होगा, तो आप लोग बोलेगा उसका जो फेज होता है, उसका जो झुकाव होता है, वो झुकाव आपके सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे बताया। अब ये जो सिस्टर्नी है, देखिए ये सिस्टर्नी कैसे अरेंज होते हैं। मैंने बोला ये पैरेलली, यहाँ लिखा है मैंने पैरेलली कॉल्ड सिस्टर्न्स, यानी पैरेलली का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे आप लोग कॉइन को देखे होंगे, मान लीजिए एक कॉइन है, इस कॉइन के ऊपर मैंने दूसरा कॉइन रखा, तीसरा कॉइन रखा, चौथा कॉइन रखा, पांचवा कॉइन रखा, इस तरह से कॉइन के ऊपर कॉइन है। ठीक है, यानी इस तरह के कॉइन के जब बहुत सारे कॉइन एक साथ में अगर एक के ऊपर एक बैठ जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक्स। ठीक है, स्टैक्स। तो इसी तरह आपका जो ये इंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी भी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होते हैं, लेकिन आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं। ठीक है, आपस में ज्वाइंट नहीं, जस्ट उसी तरह का दिखाई पड़ेगा एक के ऊपर एक बोल के। तो बहुत सारे स्टैक्स होते हैं किसके, तो सिस्टर्नी के। सिस्टर्नी के बहुत सारे स्टैक्स होते हैं और वो पैरेलली अरेंज होते हैं, यानी वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, जैसे मैं पैरेलल लाइन आप लोगों को दिखा दूं, ये पैरेलल लाइन है, देखिए ये लाइन, दो लाइन आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे, ये स्ट्रेट जा रहे हैं, ये भी स्ट्रेट जा रहे हैं, ये दोनों को क्रॉस होने का, एक दूसरे को क्रॉस ओवर करने का चांस नहीं। इस तरह के लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। जो लाइन आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे फ्यूचर में कभी भी, ऐसे लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो आपकी जो सिस्टर नहीं होते ठीक इसी तरह से पैरेलली अरेंज होते हैं और ये स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे इसी तरह के, जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रही स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके दो फेज होते हैं, एक फेज होता है टुवर्ड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलेंगे हम लोग सिस फेज, और एक होती है ऑपोजिट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस फेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए चलिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे देखते हैं। इनका 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप लोग को याद रखना है, अगर ये याद रखेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्या है, फर्स्ट मैंने लिखा है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट जितने प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन आपके राइबोसोम में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम में राइबोसोम में प्रोटीन बनने के बाद में क्या होते हैं, ये प्रोटीन यूज करने के योग्य नहीं होते अभी, यानी जैसे ही राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगी, प्रोटीन बना लेती है, वो प्रोटीन हमारे सेल्स के द्वारा यूज नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, उस प्रोटीन को अभी भी मॉडिफाई करने की जरूरत है, उस प्रोटीन को अभी भी थोड़ा बहुत चेंजेस करने की जरूरत है। तो पहले क्या होगी, जैसे ही आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रेजेंट है राइबोसोम, ये राइबोसोम प्रोटीन बनाएगी, वो आपके सबसे पहले वेसिकल्स के द्वारा रिसीव की जाएगी, यानी गोल्गी बॉडी के जो सिस्टर्न है उस सिस्टर्न के साथ वेसिकल्स एक्चुअली क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड एक गोल स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड गोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, सबसे पहले आपके प्रोटीन को रिसीव करेगी और रिसीव करके आपके सिस फेज में जाएगी। ये गोल्गी बॉडी का जो सिस फेज है, सिस फेज में जाएगी। सिस फेज में जाने के बाद में इसी तो आपके सिस फेज के बाद ये आपका ट्रांस फेज में जाएगी, फिर सिस फेज के बाद फिर ट्रांस फेज में जाएगी, यानी हर एक सिस्टर्नी के सिस फेज ट्रांस फेज, सिस फेज ट्रांस फेज होते हुए ये एक दूसरे सिस्टर्नी को पार करते हुए जाएगी। देखिए जब इस तरह से सबसे पहले आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम है, सबसे पहले जो प्रोटीन का फॉर्मेशन की, उस प्रोटीन को पहले इसने क्या किया, रिसीव किया, उसको स्टोर किया। ठीक है, तो किसने किया, तो आप लोग बोल सकते हैं कि सिस्टर्नी जो है, सिस्टर वेसिकल और सिस्टर ने सबसे पहले उसको रिसीव किया। लेकिन मैंने बोला है जो रिसीव किए गए जो प्रोटीन है अभी सेल्स के द्वारा यूज नहीं किए जा सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। तो फर्दर आपका जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपके जो प्रोटीन बने हैं उस प्रोटीन को अभी मॉडिफाई करेगी। मॉडिफिकेशन होगा प्रोटीन का, कहां पे, वो आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। ठीक है, जब मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, अब जब ऐसा प्रोटीन बन जाएगा कि वो प्रोटीन अभी सेल्स के डिफरेंट ऑर्गेनल्स के द्वारा यूज किए जा सकते हैं, तो उसके बाद आपकी जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होती है, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपका वो प्रोटीन सारे को ट्रांसपोर्ट करेगी। यानी 3 इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रही है यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट, राइबोसोम के द्वारा बना हुआ प्रोटीन को स्टोर करना, उसके बाद में उस प्रोटीन को मॉडिफाई करना, ठीक है, ताकि आपके सेल्स के ऑर्गेनल्स उसको यूज कर सके। और थर्ड, जब आपका मॉडिफिकेशन हो जाएगा, फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद आपका ट्रांसपोर्ट करना भी आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट आपका सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम का आप मीनिंग समझ लीजिए पहले। ये सेंट्रोसोम 2 वर्ड से मिलकर बनी है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है आपका सेंट्रो मीन्स आपका सेंटर होता है, और सोमा जो ये सोमा वर्ड आया है क्या के लिए, बॉडी के लिए। देखिए तो सेंट्रो और सोमा मीन्स सेंट्रल ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेंट्रल ऑफ द बॉडी, ऐसा नहीं कि होल बॉडी हमारे बॉडी के सेंट्रल में, ऐसा नहीं। जो सेल है उस सेल्स के लगभग ये सेंटर में पाई जाती है। इसका प्लेस एक्चुअली नियर अबाउट ऑफ द न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के आसपास सामने ऊपर की ओर रहती है ये। ठीक है, ये देखने में इस तरह का स्ट्रक्चर है देखिए, लेकिन
आपका जो सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल से मिलकर बने होते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर करके दिखाया, लेकिन ये राउंड होते नहीं है, इनका शेप एक्चुअली ऐसा होता है। देखिए ये दो सेंट्रियोल्स मैंने यहाँ पे बनाई है, आपका एक सेंट्रियोल्स हुआ और आपकी ये दूसरी सेंट्रियोल्स हुई। ये दोनों सेंट्रियोल्स आपके एग्जैक्टली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये सिचुएटेड रहते हैं एक सेंट्रोजोम के अंदर में। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए इट इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल। आपका जो सेंट्रोजोम होता है, ये सेंट्रोजोम आपके दो सेंट्रियोल से मिलकर बने होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लोकेटेड होते हैं। ये काफी छोटी सिलिंड्रिकल रचना है, जैसे मैंने इसमें दिखाया ये सिलिंड्रिकल शेप है। देखिए दोनों सेंट्रियोल्स को मैंने सिलिंड्रिकल शेप में दिखाया है। ये दोनों सिलिंड्रिकल होते हैं, काफी छोटे आकार के होते हैं। और इसमें मेन क्या है, ये मेनली ये जो सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम सेल ऑर्गेनिज एक ऐसी सेल ऑर्गेनिज है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाएंगी। ये आपकी सेल ऑर्गेनिज प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। देखिए स्टूडेंट्स, तो सेंट्रोजोम क्या है बोलने से आप लोग बोलेगा दो सेंट्रियोल से बनी हुई एक ऐसी रचना जो न्यूक्लियस के पास में रहती है। ओके, ये लगभग एक सेल्स के मिडल प्लेस को ऑक्यूपाई करती है न्यूक्लियस के सामने। ये सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, जो इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूबल होते हैं। अब इसकी फंक्शंस को देखते हैं। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबल एंड स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहाँ पे मैंने लिखा है एक वर्ड माइक्रोट्यूबल। देखिए माइक्रो वर्ड का मीनिंग होता है काफी छोटी, और ट्यूबल मीन्स नलिका जैसी, कुछ पाइप जैसी नलिका जैसी रचना, यानी काफी पतली नलिका जैसी रचना को हम लोग बोलेंगे माइक्रोट्यूबल। तो ये जो सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम आपके माइक्रोट्यूबल का फॉर्मेशन करती है। ये माइक्रोट्यूबल का फंक्शंस क्या है स्टूडेंट्स, जैसे देखिएगा एक सेल्स के अंदर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज होते हैं ना, उनका एक अपना डेफिनेट लोकेशन होता है। देखिए एक सेल्स के अंदर में जहां पे सेंट्रोजोम है तो वहां पे सेंट्रोजोम होती है, ठीक है। दूसरे सेल्स के भी उसी जगह में सेंट्रोजोम होगी। गोल्गी बॉडी एक सेल्स में जहां भी है तो लगभग दूसरे सेल्स में भी गोल्गी बॉडी का लोकेशन वही होता है। यानी एक सेल्स के अंदर में जितने भी सेल ऑर्गेनिज होते हैं, फिर सारे सेल ऑर्गेनिज का एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर में साइटोप्लाज्म पाई जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, सेल्स के अंदर में तो साइटोप्लाज्म है जो फ्लूइड जैसी रचना है, तरल जेली लाइक सब्सटेंसेस है। तो जेली लाइक सब्सटेंसेस में हो सकता है वे अपने प्लेस को चेंज कर दे, उनका प्लेस चेंज होने का चांसेस होता है। लेकिन आपकी माइक्रोट्यूबल एक ऐसी रचना है जो आपको फ्रेमवर्क देती है एक सेल के अंदर में। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर प्लेस देना, एक डेफिनेट प्लेस देना। यानी प्रत्येक सेल ऑर्गेनिज एक सेल्स के डेफिनेट प्लेस में रहेंगे और अपने प्लेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, उनका एक डेफिनेट लोकेशन होता है। तो लोकेशन किसके द्वारा संभव है कि वे उस लोकेशन से मूव नहीं कर पाएंगे, वो एक फिक्स लोकेशन में सिचुएटेड रहते हैं, एक जगह में स्थिर रहते हैं। तो वह आपकी मेन स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूबल। माइक्रोट्यूबल के प्रेजेंस के कारण एक सेल्स के जो भी सेल ऑर्गेनिज है वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं या फिर उनको डेफिनेट प्लेस मिलता है। और सेकंड है आपका ये स्पिंडल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। स्पिंडल का मेन काम क्या होता है स्टूडेंट, देखिए आपकी जब सेल डिवीजन होती है, उस सेल डिवीजन के दौरान में आपके जो क्रोमोजोम होते हैं वो क्रोमोजोम मिडल प्लेस से, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोजोम है, मैंने 4 क्रोमोजोम बनाया, ये जो क्रोमोजोम है ये क्रोमोजोम को ऑपोजिट पोल में पहुंचना होता है। ये सेल डिवीजन के टाइम में बात कर रहा हूं। जब एक सेल डिवीजन करने जा रही है, सेल डिवीजन कर रही है, तो उस दौरान क्या होता है, आपकी जो क्रोमोजोम होती है, ये क्रोमोजोम को ऑपोजिट पोल में पहुंचना पड़ता है। ये ऊपर वाली क्रोमोजोम ऊपर के पोल में जाएगी, नीचे वाली क्रोमोजोम नीचे के पोल में जाएगी। अगर ये मूवमेंट क्रोमोजोम का नहीं होगा, इस तरह का अगर मूवमेंट क्रोमोजोम में नहीं होता है, तो सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगी स्टूडेंट। और ये जो क्रोमोजोम का मूवमेंट है, क्रोमोजोम को अट्रैक्ट करना पड़ता है ऑपोजिट पोल की ओर। ये काम करती है आपकी स्पिंडल। यानी ये सेंट्रोजोम जो वर्ड है, ये सेंट्रोजोम माइक्रोट्यूबल के द्वारा क्या कर रही है, आपके सेल के डिफरेंट ऑर्गेनिज को एक डेफिनेट प्लेस दे रही है। और साथ में ये सेंट्रोजोम स्पिंडल का फॉर्मेशन करके आपके सेल डिवीजन को सपोर्ट कर रही है और सेल डिवीजन कंप्लीट होने के लिए हेल्प कर रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज है आपकी, लेकिन ये सेल ऑर्गेनिज सिर्फ आपकी एनिमल सेल में पाई जाएगी, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। अब स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट कंपोनेंट को पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनिज में। लास्ट कंपोनेंट है आपका साइटोस्केलेटन, ठीक है। ये साइटो, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बनी है। देखिए साइटो मीन्स क्या होता है, सेल, और स्केलेटन मीनिंग क्या होता है आपको पता ही है। स्केलेटन यानी बोन्स, यस, बोनी स्ट्रक्चर। जैसे आप लोग के बॉडी में बोन्स का फंक्शन आप लोग को पता है। देखिए ये हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती है ना, आपके पर्टिकुलर ऑर्गेन्स, जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस में आपके बॉडी में अटैच्ड है। वो किस लिए बोलने से, आपके बोन्स के पोजीशन के कारण, यानी आपके बॉडी को एक फ्रेमवर्क मिला है आपके बोन्स के कारण, आपके स्केलेटन के कारण, ठीक है। तो उसी तरह इसके नाम में कुछ छिपा हुआ है। देखिए तो सेल्स के अंदर में ये आपका स्केलेटन का काम करता है, यानी सेल को एक फ्रेमवर्क देती है, इसीलिए इसको साइटोस्केलेटन बोला जाता है, ठीक है।
तो एक्चुअली साइटोस्केलेटन है क्या, देखिए कि साइटोस्केलेटन आपकी नेटवर्क है, यानी एक जाल जैसी रचना है, ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, क्या की बनी होती है, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के। तो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, ये दोनों एक्चुअली धागे जैसी लंबी सुतानुमा रचना है जो सिलिंड्रिकल शेप होती है, ठीक है। दोनों ये माइक्रोट्यूबल बने होते हैं आपके मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है और आपकी माइक्रोफिलामेंट जो होती है आपकी एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है स्टूडेंट, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है आपको माइक्रोट्यूबल और एक्टिन प्रोटीन से बनी होती है आपकी माइक्रोफिलामेंट। कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था सेंट्रोजोम में कि सेंट्रोजोम आपका एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज है एनिमल सेल में जो माइक्रोट्यूबुल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और मैंने उसमें भी आपका फंक्शन बताया कि आपके एक डेफिनिट आपके सेल ऑर्गेनिज को एक डेफिनिट लोकेशन देने के लिए, एक फिक्स जगह देने के लिए आपकी माइक्रोट्यूबल काफी इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो ये माइक्रोट्यूबल जो होती है, जो केमिकल जो उसकी कॉम्पोजिशन होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की होती है, और आपकी माइक्रोफिलामेंट की जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है आपकी एक्टिन प्रोटीन की होती है। तो चलिए अब ये दोनों प्रोटीन के प्रेजेंस के कारण आपके माइक्रोट्यूबल और माइक्रोफिलामेंट कैसे फंक्शंस को प्ले करते हैं हमारे सेल्स के अंदर में देखिए। तो माइक्रोट्यूबल जो है देखिए माइक्रोफिलामेंट हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप, ठीक है। तो आपके कुछ सेल्स होते हैं जो सेल्स आपके सिचुएशन में अलग अलग इन्वायरमेंट में अपने शेप को चेंज करती है। तो ऐसे समय जब आपके सेल्स को शेप करने की जरूरत पड़ती है, शेप को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो उस समय आपका माइक्रोफिलामेंट आपको सपोर्ट करता है सेल्स को कि वो अपना शेप को चेंज कर सके। ये फंक्शंस भी आपकी माइक्रोफिलामेंट की। और नेक्स्ट जो आपका माइक्रोट्यूबल है, थोड़ा देर पहले मैंने बोला आप लोग ऑलरेडी माइक्रोट्यूबल का फंक्शंस कि जितने भी सेल ऑर्गेनिज होते हैं उनको एक डेफिनेट प्लेस देना, उनको एक डेफिनेट लोकेशन देना सेल्स के अंदर में। उसके साथ में ये और फंक्शंस प्ले कर रही है। देखिए ये जो माइक्रोट्यूबल है ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक मेजर कंपोनेंट है क्या की आपकी सिलिया और फ्लेजेला की। ये सिलिया और फ्लेजेला आपके दो लोकोमोटरी ऑर्गेन है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। जैसे सिलिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गेन, एक लोकोमोटरी प्रचलन अंग का नाम है, किसका बोलने से आप पैरामोसियम बोलिएगा, पैरामोसियम एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। और फ्लेजेला पाई जाती है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन है, यूग्लिना। यानी पैरामोसियम और यूग्लिना जिस अंग के द्वारा चलते हैं, अपना मूवमेंट करते हैं, अपना लोकोमोशन करते हैं, उसके लिए उन लोगों को सिलिया और फ्लेजेला की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये सिलिया फ्लेजेस में बहुत ज्यादा होते हैं, पैरामोसियम में बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं, लेकिन आपकी जो फ्लेजेला होती है ये यूग्लिना में एक या दो हो सकती है। तो आपकी सिलिया के फॉर्मेशन के लिए और फ्लेजेला के फॉर्मेशन के लिए आपका ये माइक्रोट्यूबल इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट है। यानी ये माइक्रोट्यूबल आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप मैंने आप लोग को सेल्स का इंट्रोडक्शन से लेके उनके डिफरेंट टाइप्स, ओके, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनके डिफरेंट ऑर्गेनिज के स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस के बारे में मैंने ट्राई किया कि शॉर्ट में आप लोग डिस्क्रिप्टिव आइडिया आप लोग को दूं, जानकारी दूं। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अब इसके बाद अब आप लोग इसको काइंडली रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।